प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, वफाकी वजीर हैं, और इनका एक दूसरा तारफ ये है कि रेंजर्स के डीजी भी रहे हैं कराची में, सिंध में, और 1998 से लेकर 2001 तक इन्होंने वहाँ पे सर्व किया। ये सारी सूरत हाल को बेहतर जानते हैं वहाँ की। सेनेटर रुबीना खालिद साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, MKM के साथ ताल्लुक रखते हैं। कराची में मैं ज्वाइन किया शेर जमान साहब ने, खुरम शेर जमान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। खुरम साहब ये फरमाइएगा कि ये जो बिस्मा का इशू हुआ था कराची में, उसके बाद इमरान खान साहब ने वाज़ेह पॉलिसी दी थी कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी जगह प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा, सड़कें ब्लॉक नहीं होंगी, ट्रैफिक बंद नहीं होगी। लेकिन आज ही के दिन दो बड़े वाकयात हो गए, दो बार पूरा शहर बंद हो गया। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये तजावुज़ नहीं हो रहा सर आपकी जो पॉलिसी है, जो आपके लीडर ने जो पॉलिसी दी थी उससे? जी जावेद साहब, सबसे पहले तो नादरा के ऑफिस में जो आज हमला हुआ है उस पर तहरीक इंसाफ की हम मज़म्मत करते हैं, और साथ साथ जो जानी नुकसान हुआ उसका बेहद अफसोस है। और उसके अलावा जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो एक मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी की बात है, शौकत खानम हॉस्पिटल की जो ओपनिंग हुई है, मैं समझता हूँ उसकी भी मुबारकबाद ज़रूर देनी चाहिए पूरी कौम को। अच्छा, प्रोटोकॉल के बारे में आप बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो प्रोटोकॉल के बारे में इमरान खान साहब ने कहा, अगर वहाँ पे किसी भी SOPs बदल दिए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, अब उसको तो बदल दिया गया। वो बदला हुआ सूरत हाल ये है कि पूरा शहर बंद हो गया आज। देखिए, मैं समझता हूं कि जिन अफसरान की तरफ से ये गलती हुई है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और KPK के जो CM साहब हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के, इस इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने फॉलो करना है, और मैं समझता हूं कि उन्होंने फॉलो किया है। लेकिन वहाँ पे देखें, ये असल में बिल्कुल एक नया ट्रेंड है। इतने सालों से हमारी जो पुलिस और हमारे जो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स हैं उनकी आदत नहीं है इन सब चीज़ में, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ ने इसमें इकदाम उठाया सबसे पहले, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये इम्प्लीमेंट वापस हो जाएगा। इशू हुआ था तो आप सिंध गवर्नमेंट का यही आर्गुमेंट था कि हम जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा देंगे, लेकिन आपका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो एक हफ्ते के अंदर मौक़िफ़ ही बदल गया सर आपका। नहीं, देखें, बिल्कुल मौक़िफ़ बदला नहीं। हम समझते हैं कि प्रोटोकॉल नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। इसकी वजह से आवाम को तकलीफ होती है। हम जितने नुमाइंदे हैं आवाम की वजह से आते हैं, आवाम की वोटों की वजह से आते हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि आवाम को तकलीफ हो। जो प्रोटोकॉल डिसाइड हुआ है KPK के लिए उसको बिल्कुल फॉलो किया जाएगा। हो सकता है इसमें थोड़ी देर हो जाए, हो सकता है कुछ मुश्किलात हो, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिनकी वजह से गलती हुई है उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। आज आपने देखा है कि CM साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी है। लेकिन जावेद साहब, वंस अगेन मैं आपको कह रहा हूं कि आपको यकीन दिलाते हैं कि हम KPK के अंदर प्रोटोकॉल को खत्म करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। रुबीना साहब, वो ज़ाहिर PTI की तरफ से यकीन दहानी करवाई जा रही है कि हो जाएगा, थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन ये जो आप लोगों का एतराज़ है वो ख़त्म कर देंगे। देखिए, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यही बात उन्होंने आज कर दी कि सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल में बड़ा फ़र्क है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस दिन कह रही थी। और उस दिन भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर जो है उसका इफ्तिताह था, वो भी किसी ने हाईलाइट नहीं किया। वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी सिंध गवर्नमेंट की, और एक मिसहैप जो नहीं होना चाहिए था, जिसकी फिर बाद में इंक्वायरी भी हो रही है, और हमारे चेयरमैन साहब खुद वहाँ चले भी गए बगैर किसी सिक्योरिटी के। लेकिन यहाँ जावेद चौधरी साहब, आपने इंट्रोडक्शन जो अपना दिया उसमें आपने कहा कि हुकूमती इमदाद के बगैर शौकत खानम जो हॉस्पिटल है वहाँ पे पेशावर में, इसकी मैं थोड़ी सी इसमें तोसी करना चाहती हूँ, क्योंकि बेसिकली ये मंसूबा जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP की जो मुश्तरका गवर्नमेंट थी उस वक्त पे पिछले टेन्योर के अंदर, तो मेरे जो बड़े भाई हैं सईद ज़ाहिर शाह, वो हेल्थ मिनिस्टर थे वहाँ के, खैबर पख्तूनख्वा के। वहाँ उन्होंने फील किया एज ए हेल्थ मिनिस्टर और एज ए सिटीजन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा कि हमारे लोगों को बहुत तकलीफ है और उनको ऑल द वे लाहौर जाना पड़ता है इलाज के लिए। तो वो खुद गए इमरान खान साहब के पास और उनसे कहा कि आप किस तरीके से हमारी इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मुझे ज़मीन दे दी जाए तो फिर मैं
ये हॉस्पिटल वहाँ शुरू कर बेसिकली आपके खानदान जी में। बिल्कुल। और जमीन होती साहब ने, चीफ मिनिस्टर होती फिर साहब जब ने जायशा साहब गए होती साहब के पास, हैदर होती साहब वाज ग्रेशियस इनफ, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा काम है और ये जमीन उन्होंने दी और साथ में सीड मनी भी दी। मेरे ख्याल में 5 करोड़ या कुछ उसकी अमाउंट थी, वो भी दिया। लेकिन ये कि पाकिस्तान में मसला ये है कि अनसंग हीरोज होते हैं सब ज्यादा, जो होता है फिर ये होता है कि क्रिकेट जो है वो एक ही बंदे ने वर्ल्ड कप जीता है, ये मसला भी है। तो ये जो भी इस तरह का इनिशिएटिव होता है वो एक टीम वर्क से होता है, काफी लोगों से होता है। और दूसरा फिर वापस आते हैं उसी के ऊपर जो आपने बात की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की फर्क में। तो जितनी मेरे ख्याल में थ्रेट आप लोगों को पता है, हमें भी पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमारे चेयरमैन साहब हैं और हम भुगत भी चुके हैं, और जिस तरह का उनका स्टांस है उसके बाद तो आप खुद भी देख सकते हैं कि आज जो मर्दान में वाकया हुआ, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक हो चुका है, ये चीजें वहां मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि तब्दील होना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी लेकिन तब्दीली जब घर से नहीं हो रही तो लोगों पे तनकीद ना करें। जरा सा ये फरमाइएगा कि सिंध के चीफ मिनिस्टर यहाँ पहुंच चुके हैं, कायम अली शाह साहब, सुबह मुलाकात होगी, आपको कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा उनके साथ, क्योंकि पोजीशन उनकी भी वाज़ेह है, पोजीशन आपकी भी वाज़ेह है। कल वज़ीर साहब ने कह दिया है कि दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे और कराची को क्लीन किए बगैर हम पीछे नहीं हटेंगे, और दूसरी तरफ से उनका कहना है कि सिंध असेंबली में जो करारदाद पास हुई हम वहां से पीछे नहीं हटेंगे। तो सर दरमियान वाला रास्ता कैसे निकालेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, सबसे पहले तो अफसोस का इजहार जो हुआ बरदान में, जो कुछ हुआ इंसानी जानों की ज़िया के ऊपर, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी शहादत कबूल कर ले। दूसरी तरफ यस, नो डाउट्स ये मुबारकबाद के काबिल हैं। इमरान खान साहब हॉस्पिटल की उन्होंने इनागुरेशन की और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी मुबारकबाद की, एक अच्छी फैसिलिटी उनके लिए वहाँ पर आई है। ये 2 पॉइंट अपनी जगह पे। अब बात आई यहाँ पर कि ये जो रेंजर्स वाली कहानी है और क्या होगा और क्या नहीं होगा, मेरे ख्याल में राय साहब के सवाल का डायरेक्ट जवाब देने की बजाय थोड़ा सा मैं और अर्ज करना चाहूँगा। वो ये है कि दहशतगर्दी के खिलाफ मेरे ख्याल में, जैसे बीबी ने भी थोड़ी देर पहले बताया, कि सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्टी सफ़र कर गई है, कोई इंडिविजुअल सफ़र कर गए हैं, मेरे ख्याल में वो पीपल्स पार्टी है, इसमें कोई शक। नंबर 1। नंबर 2, पीपल्स पार्टी बिल्कुल फोर फ्रंट में थी इस एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इसके ऊपर बहस मुबासा किया गया, और वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि कराची में या सिंध में या पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी दहशतगर्दी है उसकी बेखुनी की जाए, उसको ख़त्म किया जाए। ये उनकी अपना एम है। और नेक्स्ट पॉइंट जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि कराची में जो कुछ हो रहा है उसका फाइनल, अगर मैं वहाँ पर काफ़ी हद तक हालात ठीक हो चुके हैं। पिछले दिनों कायम अली शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और वेरी प्राउडली ही मेंशन कि 70 to 80% दहशतगर्दी के ऊपर उन्होंने काबू पा लिया। वज़ारत दाखिला भी कह रही है, वो सब कह रहे हैं, रेंजर्स भी कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन इशू है, मैं जो पॉइंट बताना, तो बेसिकली तो एंड ऑफ द डे अगर क्रेडिट जाएगा तो क्रेडिट 80% उनको जाना चाहिए, उनकी कैप्टनसी है। और हमारी उसमें प्रॉबेबली फेडरल गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं जाएगा, उस फोर्सेस को क्रेडिट जाएगा जो उनके डिस्पोजल पे दिए गए हैं। वो रेंजर्स की कहानी, अब मसला पैदा हो गया किस बुनियाद के ऊपर कि रेंजर्स के पावर्स के ऊपर कदगन किस बुनियाद के ऊपर लगाई जा रही है। कदगन की ज़रूरत उस वक्त पड़ गई जिस वक्त उन्होंने कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बिल्डिंग में गए और वहाँ पर फाइल्स वगैरह के हाथ डाला, और फिर डॉक्टर आसिम साहब। अब रेंजर्स का और फेडरल गवर्नमेंट का और ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है इसका वो ये है कि कोई भी दहशतगर्दी से मुतालिक अगर कहीं पर फाइनेंसिंग की कोई क्लू मिल जाता है या कहीं से कोई उसके इशारे मिल जाते हैं तो वहां पर हाथ डाला जा सकता है। बुनियादी तौर पर ये टेररिज्म, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तो टेररिज्म का कोई सुराग नहीं मिलेगा वहां। मैं अर्ज कर रहा हूँ नहीं कि उसमें कोई इस किस्म की कार्रवाई थी, कोई उस बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बुनियादी तौर पर ये बड़े बड़े टाइकून्स ये भत्ते देते थे और उनके फाइलें वगैरह। आई डू नॉट नो द डिटेल्स चूंकि मैं मुतल्लिका वजीर नहीं हूँ, बट आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन अ जस्टिफिकेशन अबाउट इट। लेकिन ये जितना ये 1.5 साल में भी एलडीएल लाहौर का जिक्र बार-बार किया जाता है, लाहौर मैं खत्म कर दूं, इसको खत्म कर दो। 1.5 साल के अरसे में टोटल 2 वाकयात ऐसे हुए हैं जहां पर शिकायत हुई है। 2 वाकयात, एक में एक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाली कहानी है, वहां पर कोई इंडिविजुअल सच नहीं है लोग, ठीक है। दूसरे में जो यहाँ पर डॉक्टर आसिम हो रहा है, डॉक्टर साहब आसिम इज एन इंडिविजुअल, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके साथ इंसाफ की जानी चाहिए और इंसाफ अदालतें करेंगे, उसका मामला वहां पर है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को हॉल्ट कर लेना और टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेना रेंजर्स के लिए, जो कि एक टेक्निकल मामला है कि किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन, बेसिकली मैं डीजी रेंजर रहा हूं, हमें सिचुएशन हैंड ओवर किया जाता था, हमें यह नहीं बताया
जाता था किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, किस तरह कार्रवाई करना है, राइट से जाना है, लेफ्ट से जाना है, कौन से दरवाजे को नॉक करना है, क्या कार्रवाई करना है। यस, वी वर आंसरेबल। जो रेंजर्स की ड्यूटी यह है कि कराची को साफ करें। नहीं, मकसद है उसको आप सिचुएशन दे देते हैं। सिचुएशन ये है कि जी टेररिज्म को आपने कंट्रोल कर लेना है। टेररिज्म किस किस्म की है, एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल है, टारगेट किलिंग है, किडनैपिंग फॉर रैंसम है, कार स्नैचिंग है, नंबर ऑफ अदर एक्टिविटीज व्हिच आर टेकिंग प्लेस देयर। ठीक है जी, इन चीजों को कंट्रोल कर लेना। अभी इनके ताने बाने जहां कहीं मिलते हैं वहां पर हाथ डालने की जरूरत है। ठीक, आप ये नहीं कह सकते कि जी यहाँ पर भी इस बिल्डिंग में जनरल कादर का घर है, वहां पर एक टेररिस्ट है, तो लाजम अब जाएंगे कायम अली शाह साहब से पूछेंगे कि जी टेररिस्ट तो वहां पर है, लेकिन ये वर्केबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। आप वर्केबल। लेकिन जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि सिंसियरिटी है फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे, रिजॉल्व है, और एक रिजॉल्व नहीं है बल्कि डिटर्मिनेशन। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग बैक। बिल्कुल ठीक, वापसी की गुंजाइश नहीं है। बरीज़ साहब, आपको याद होगा, यही रिक्वायरमेंट, यही चीज जो है ना वो सिंध गवर्नमेंट भी चाहती है। तो आई एम श्योर दरमियानी रास्ता निकल आएगा और इंशाल्लाह कल इवनिंग तक मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि कोई अच्छी खबर मिलेगी सुनने के लिए। बरीज़ साहब, आपको याद होगा कि एक कॉन्फ्लिक्ट वफाक के साथ एमकेएम का भी हुआ था, लेकिन वफाक ने आपकी बात नहीं मानी थी, कोई गिव एंड टेक नहीं हो सका, सिर्फ दावे और वो उस हद तक रहा। अब पीपल्स पार्टी भी उसी स्टेज पे है, उसी जगह पे जाके वो वफाकी हुकूमत के साथ कल मुज़ाकरात कर रही है। तो आपका ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी को वज़ीर साहब कुछ ना कुछ देंगे, कुछ ना कुछ बात मानी जाएगी इनकी? देखें, तमाम अमूमी तनाज़र में अगर इस आपके सवाल का जवाब दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी का इस वक्त मौजूदा पोजीशन जो है वो ख़ासी हद तक ये मामला मैं समझता हूँ कि अब ये रिजोल्यूशन की तरफ जा रहा है या जा चुका है। वज़ीर आला साहब का यहाँ आना और उसके बाद वज़ीर दाखिला से और वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात बज़ाते ख़ुद इस बात की एक अलामत है कि मेरे ख्याल में लचक है और चाहते हैं कि मामला जो हैं वो एक रिजोल्यूशन की तरफ जाएं। और दूसरी बात ये कि जो एक्चुअल बोन ऑफ कंटेंशन जो इशू था वो डॉक्टर आसिम साहब का केस था। डॉक्टर आसिम साहब का केस देखें, उस वक्त तक पीपल्स पार्टी के लिए तकलीफ का बाइस यकीनन था जब तक डॉक्टर आसिम पुलिस रेंजर्स की कस्टडी में थे और तफ्तीश हो रही थी। अब चूंकि वो मामला लीगली एक चला गया, अब तफ्तीश वहां जाएगी और अदालत में मामला आ गया, अदालत ने उसका नोटिस ले लिया। देखें मसला क्या होता है चौधरी साहब, कानून सब ठीक है, ज़ाहिर सोच समझ के बनाए गए हैं, असल चीज है कानून के इस्तेमाल की कि किस तरीके से आप उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका इस्तेमाल का तरीका ऐसा है कि जो रिसीविंग एंड पे लोग हैं या उनको या देखने वालों को ये नजर आए कि कानून का मुतासिबाना या सिलेक्टिव इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर सवालात और एतराज़ात उठते हैं। हमारा, आपने शुरू में बात मुझसे पूछी कि जब हमारे खिलाफ ये इशू था हमने ये आवाज़ उठाई, हमें ये नहीं था, ऑपरेशन की कराची में डिमांड हमने की थी, हमने हर फोरम पे देखिए रेंजर्स की हमायत सब कर रहे हैं, कोई एक जमात अभी तक कराची में नहीं निकली जिसने रेंजर्स को अपोज किया हो, बशमूल एमकेएम, लेकिन थोड़े थोड़े इशू सबके हैं नहीं हैं। और वो वजह क्या है? उसकी वजह है कि जिस तरीके से उस इख्तियार को इस्तेमाल किया जाता है जो कि कानून में उनको दिया गया है, वहां पर प्रॉब्लम होते हैं। और मैं तो आपको, अगर टाइम आप देंगे और मुझे, तो मैं तो आपको एक एक करके केसेस की मिसाल देने को तैयार हूं कि जहां लोगों को उठाया गया और उसके बाद बंदा गिरफ्तार नहीं दिखाया जा रहा लेकिन टीवी पे उसके कन्फेशन की स्टेटमेंट चल रही है, दिखाई जा रही है। ये कहां का तरीकाकार है? इससे तो आप इंसाफ को बायस बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पॉइंट्स पे आप पीपल्स पार्टी के साथ मुत्तफिक और आप ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो कल एजेंडा लेके आ रही है यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब के सामने, उसमें से कुछ बातें मानी जाए। मतलब ये है कि मुल्ज़िमों को इस तरह गिरफ्तार ना किया जाए, 90 दिन तक ना रखा जाए, हम तो ये कहते हैं उनके जो एतराफी बयान आते हैं वो मीडिया को जारी न किया जाए। आप ये चाहते हैं? हाँ, जो कानून के तरीका है, एतराफी बयान नहीं जाना चाहिए। केस को आप मीडिया की जीनत ना बनाए। वो एक केस है, आपने बंदे को पकड़ा है, अगर उसके खिलाफ सबूत है अदालत में लाए, नहीं है छोड़ दें। हमारे लोगों को जो पकड़ा गया उनमें से 80 to 90% तो छोड़ दिया अदालतों ने, या जमानत पे छोड़ दिया या आदम सबूत की बिना पे उनको एक्विट कर दिया, छोड़ दिया, अच्छा डिस्चार्ज कर दिया। दूसरी बात यह है कि हम तो चाहते थे कि काश जिस वक्त हमारे खिलाफ ये ऑपरेशन हो रहा था और हमारे ग्रीवेंसेस थे तो पीपल्स पार्टी अगर हमारा उस वक्त साथ देती तो आज शायद पीपल्स पार्टी को भी ये ना सफर करना पड़ता और इन हालात से ना गुजरना पड़ता। लेकिन अच्छा ये बताया डॉक्टर आसिम कल डिस्कस होगा, क्योंकि वो इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा कंसर्न है डॉक्टर आसिम, और अगर फर्ज कीजिए कि कल कायम अली शाह साहब डॉक्टर आसिम की बात नहीं करते तो फिर मेरा ख्याल है फिर तो कोई इशू ना हुआ ना, फिर तो मामला इस लेवल तक न जाते। जैसे मैंने कहा ना कि डॉक्टर आसिम साहब का केस वैसे भी एक मंतकी इंजाम को पहुंच गया है ना। देखें, जिनसे गिला था, शिकवा था, जिनसे मसले खदशा था, वो उनसे हट के अब तो अदालत में बात आ गई है। अब तो अगर सबूत होंगे तो अदालत केस चलाएगी, नहीं होंगे तो बरी हो जाएंगे। मैं ब्रेक लेना चाहता साहब।
साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो एतराज़ात किए जाते हैं कि रेंजर्स अपनी डोमेन से बाहर निकल जाते हैं, वो मुख्तलिफ सरकारी दफ्तरों के अंदर चले जाते हैं, वहां पे लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, वहां पे फाइल्स हैं, वो फाइल्स उठा के लेके चले जाते हैं, और बाकी जो एतराफी बयानात हैं वो रेंजर्स की तरफ से निकल जाते हैं और टेलीविजन की जीनत बन जाते हैं, जबकि केस अभी दर्ज नहीं हुआ होता। तो क्या इसमें रेंजर्स को थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सकता है, उनको कानून के दायरे में लाया जा सकता है? एक छोटे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जना साहब ये फरमाइएगा कि रेंजर्स के ऊपर एतराज किया जाता है कि वो अपनी डोमेन से बाहर निकल जाते हैं, वो दायरा क्रॉस कर जाते हैं, तो क्या उनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, पहली बात जिसको समझने की जरूरत रिक्वायरमेंट है, और मेरे ख्याल में हर आदमी इस बात को सपोर्ट करेगा कि रेंजर्स का कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, चाहे रेंजर हो फौज हो, ये बात साबित हो गई है। न्यूट्रल है वो, न्यूट्रल है, इसमें कोई शक नहीं है किसी किस्म का, किसी किस्म का कोई उनका मुखासमत नहीं है, कोई चीज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि रेंजर्स में बुनियादी तौर पर ये आर्म फोर्सेस तमाम में ज्यादातर पढ़े लिखे, कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कार्रवाई की जाती है। मुमकिन है एक आध जगह पे उनसे कोई ज्यादती या कोई एक्सेस हो चुका हो, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कोई भी गलती वो कर नहीं सकते, बिल्कुल परफेक्ट हर लिहाज से। पुलिस से कितनी गलतियां हो जाती है, कितनी कार्रवाई हो जाती है, तो ये छोटी मोटी बातें हैं। लेकिन सर आप जेल में देखें कि एमकेएम ने असेंबलियों से इस्तीफा दे दिया था रेंजर्स ऑपरेशन की वजह से, उनको वो रिजर्वेशन थे। अब पीपल्स पार्टी के साथ तनाजा पैदा हो गया प्रॉपर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो है ना। चल सर मैं अर्ज करूंगा कि एमकेएम को दोबारा मेरे ख्याल में डिस्कशन में न लाए। आई थिंक उन्होंने बड़ा सही लाइन इख्तियार किया हुआ है। इस वक्त भी उनके खिलाफ ऑपरेशन रुके नहीं है, कार्रवाई उसी तरह से उनके खिलाफ नहीं। पार्टी को भी और एमकेएम को मैं अर्ज कर रहा हूं, टेररिज्म रिलेटेड कार्रवाइयां, चाहे उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से बन रहा है या एमकेएम से बन रहा है या नून से या किसी पार्टी से बन रहा है, वो उसी तरह से जारी है। वो भी पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुन और लीडर थे, उन्होंने एतराफ किया था कि मैंने ये कार्रवाई की। वो ये कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि उनको तो गिरफ्तार नहीं किया आज तक आपने, और डॉक्टर आसम जो है वो उसको सिर्फ अस्पताल चला रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया। हमारी गिरफ्तारी का ताल्लुक बनता नहीं है। देखिए अब ये लीगल आदमी यहाँ पर बैठे हुए लेफ्ट में बैरिस्टर है, उनसे पूछ लीजिए कि इस किस्म की कन्फेशन की अगर वो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि उस वक्त जब मैं वजीर दाखिला था, उस वक्त की हुकूमत के डायरेक्शन के नीचे मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने फलान किया, मैंने फलान किया। गाड़ियों 3.5 लाख असले के लाइसेंस जारी किए हमने लियारी गैंग को, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक। यहां पर 3.5 लाख नहीं 5 लाख लाइसेंस यहां पर इशू हुए। चौधरी निसार साहब ने अगले दिन फिगर नहीं दिए, हो गया। हमने खुद लाइसेंस दिए, मैं नेशनल असेंबली का मेंबर था, तकरीबन 40-50 के करीब अपने इलाके के लाइसेंस मैंने बनवाए थे क्लाशनकोफ के। पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, उन्होंने बना दिया, तो इसके ऊपर आप उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खुद लाइसेंस यहाँ पर सैंक्शन करते थे, हम जाते थे उनके पास, वो लिखते थे इशू, ठीक है, और वो अपने इलाके के कुछ लोगों ने उससे गलत इस्तेमाल किया, कुछ ने सही, लीव इट देयर। लेकिन हकीकत ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक। खुर्रम साहब ये फरमाइएगा कि ये क्या रेंजर्स से करप्ट लोगों को गिरफ्तारी का जो इख्तियार है वो वापस ले लेना चाहिए और सिर्फ दहशतगर्दी तक महदूद रहना चाहिए चीजों को कराची में? सीएम सिंह जो है तहफ़्फ़ुज़ात की लिस्ट अपनी लेके जो ये जा रहे हैं अपना वज़ीर आज़म साहब के पास, तो ज़ाहिर है इनके खदशात हैं। इसमें सबसे बड़ा जो खदशा इनको है कि डॉक्टर आसिम की जो एक वीडियो है वो मंजर आम पे ना आ जाए, और इसके अलावा कुछ अरबों रुपए की डिमांड भी है। तो देखें, हम तो ये बात करेंगे कि सूबे सिंध के मफाद के अंदर क्या है। अगर PMLN ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकमका का फैसला कर लिया है, तो जाहिर है कि आवाम उससे खुश नहीं होगी, और आवाम भी सड़कों पर होगी और बाकी सियासी जमातें भी सड़कों पर होंगी। लेकिन देखेंगे छोटे केसेस नहीं है। डॉक्टर आसिम के ऊपर जो केस चल रहा है उसमें यह भी आ रहा है कि दहशत गर्दों का जो इन्होंने इलाज भी करा है, अरबों रुपए की करप्शन है। उसके बाद बात यह आ रही है कि जो पैसा है वो जो माशी दहशत गर्दी हुई है वो दहशत गर्दों को फाइनेंसिंग के अंदर भी शायद खर्च होने का उसके खदशात हैं। तो देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। कोई भी सियासी जमात का शख्स जो है, कोई भी सियासी लीडर नहीं कहेगा, कोई शख्स पाकिस्तान में नहीं कहेगा कि जो करप्शन कर रहा है उसके ऊपर हाथ ना डालें। आजकल के हालात में या 9/11 के बाद भी आप देखेंगे मामलात ऐसे चले गए हैं कि जो माशी दहशत गर्दी है उसके ऊपर भी जो है काफी सारे एक्शंस लिए जा चुके हैं। तो अगर सिंध गवर्नमेंट ये कहती है, आपको याद होगा कि जो बयानात, जो एतराफात डॉक्टर आसिम ने किए थे वो पुलिस कस्टडी में थे, रेंजर्स की कस्टडी में थे, और जब अदालत में पेश हुए थे तो उन्होंने अपने एतराफात से इनकार कर दिया था। तो ये कैसे एस्टैब्लिश होगा सर? ये कानूनी हैसियत तो कोई नहीं होती, जब भी पुलिस पकड़ ले, रेंजर्स पकड़ ले या फौज पकड़ ले, कोई भी पकड़ ले तो कुछ भी बयान दिया जा सकता है।
اس کی ویڈیو جب منظر عام پر آئے گی نا, جب چودھری نثار صاحب نے کہا اگر وقت آئے تو ویڈیو بھی ہم منظر عام پہ لے کر آئیں گے, تو جب وہ ویڈیو سامنے آئیں گی تو ایسی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. دیکھیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو آج تک جو ہے قانون کی حراست کے اندر ہے. لیاری کا ایک بہت بڑا گینگ وار کا شخص ہے جس کو رکھا ہوا ہے, اس کی بھی کوئی بہت ساری اعتراف کی ویڈیوز وہ سامنے آنی چاہیے. آپ کو یاد ہو پچھلے دنوں ایک شخص تھا جس کو جو ہے پھانسی دی گئی تھی, جس نے کراچی الیکٹرک کے ڈائریکٹر کو مارا تھا. تو جب تک یہ چیزیں قوم کے سامنے نہیں آئیں گی, عوام کو دھوکے میں نہ رکھیں. آپ اپنے سیاسی بینیفٹس کے لیے جو ہے عوام کو نہ استعمال کریں. یہ جماعتیں اس طریقے سے کرتی رہیں گی تو مسائل تو بڑھتے رہیں گے. دوسری چیز ایک اور جاوید صاحب بات میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر عاصم کے کیس میں ویڈیوز کا نام لیا جاتا ہے, چودھری نثار صاحب بھی لے رہے ہیں, آپ کی طرف سے بھی آ جاتا ہے بیانات اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بیانات. یہ ویڈیوز کا کیا چکر ہے؟ دیکھیں ویڈیوز کے بارے میں تو حکومتی جو زعماء ہیں یا رینجرز ہی بہتر جانتے ہوں گے. ڈاکٹر عاصم صاحب ان کی کوئی قانونی حیثیت ہوتی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. انہوں نے اس میں ویسے کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارا اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں جو انہوں نے ترامیم کی ہیں اس کے تحت رینجرز کے سامنے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سامنے کنفیشن کو انہوں نے جوڈیشلی ایڈمیسیبل قرار دے دیا. لیکن یہ چیزیں تو آپ ڈنڈے کے زور پہ کر لیتے ہیں, لیکن اصولی طور پر قانون کے جو اصول ہیں, جو بین الاقوامی اصول ہیں, ان میں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس طرح کے کنفیشنز کا. اور دوسری بات یہ کہ ایک ویڈیو آپ کو یاد ہے NA-246 کے الیکشن سے 2 ہفتے پہلے سہولت مرزا کی بھی آئی تھی. تو ویڈیو پہ تو ساری سیاست چلائی جا رہی ہے. آپ کو اگر ڈیمیج کرنا ہے تو ویڈیو نکلوا دیں گے, آپ کی کوئی آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ میں ہوں بھی یا نہیں, لیکن تصویریں جوڑ کے نکل آتی. اور وہ سہولت مرزا کی تو جینون تھی, اور پھانسی کی کال کوٹڑی سے جہاں موت کے فرشتے کے علاوہ کوئی بغیر اجازت کے اندر جا ہی نہیں سکتا, وہاں سے ویڈیو بن گئی اور اس نے ساری کنفیشن میں کر. لیکن 2 ہفتے بعد ہوا کیا, اسی بیچارے کو سزائے موت بھی دے دی. اب بات یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے چودھری صاحب جس کے بارے میں کہتا ہوں نا کہ یہ چیز آپ کی کریڈیبلٹی کو متاثر کرتی ہے. آپ اچھا کام بھی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے آپ کا پورا پروسیس فیل ہو جاتا ہے. اور رینجرز کے بارے میں میں ایک بات بتاؤں, دیکھیں ہمیں تو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے اس پورے عرصے میں, ہم پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہیں کہ جس کے دفتر پر باقاعدہ چھاپا مارا گیا, جہاں سے نیٹو کا اسلحہ برآمد ہوا. اور ایک اور بین الاقوامی حقیقت سامنے آئی کہ افغانستان میں نیٹو کی افواج کو شکست کیوں ہوئی, ہزیمت کا سامنا کیوں کرنا پڑا, کیونکہ وہ ویتنام کے دور کے اسلحہ استعمال کر رہے تھے جو ہم نے چھپا لیا تھا ان سے. یعنی وہ اتنے نائل تھے کہ اسلحہ ہم نے چرا لیا, جنگ وہ لڑ رہے ہیں, اور وہ اسلحہ جو برآمد ہوا وہ 1960s کے ویتنام وار میں جو ہے ویپنز استعمال ہوئے تھے. رینجرز نے غلط کیا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کریڈیبل. اور پھر ہوا کیا چودھری صاحب, وہی لوگ جو پیش ہوئے جو بہت بڑے قاتل تھے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں, شاید 9/11 کے واقعات میں بھی وہی ملوث تھے جو 9/0 سے گرفتار ہوئے, بعد میں عدالتوں میں انہوں نے سب کو چھوڑ دیا. روبینہ صاحب آپ نے سارا آرگومنٹ سنا. جنرل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ڈاکٹر عاصم صاحب بے گناہ ہوں گے تو وہ رہا ہو جائیں گے, اور اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہوگا تو پھر ان کو کیفرے کردار تک پہنچنا چاہیے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اتنی زیادہ کیوں ناراض ہے گورنمنٹ سے ڈاکٹر عاصم کے ایشو پر؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس شروع سے یہ ہے, ہم خود رینجرز کو انوائٹ کر کے اپنے صوبے کے سندھ کی جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کے لیے ہم نے ویلکم کیا ان کو, اور ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ رہیں, وہاں پہ کاروائی کریں. ان کے بڑے اچھے مثبت نتائج جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی اس کے ساتھ 200% ایگری کرتی ہے. لیکن جس چیز سے پیپلز پارٹی ایگری نہیں کرتی وہ یہ جو ہے, آپ جو کرپشن کے چارجز کو اور دہشت گردی کے چارجز کو مکس اپ کر رہے ہیں, اس سے جو ہے یہ صرف یہاں مسئلہ نہیں ہوگا. اس سے یہ ہے جس طرح کی گرے ایریاز انٹینشنلی کریٹ کیے جاتے ہیں, جیسے کہ کریٹ کیے گئے گڈ اور بیڈ طالبان. آج تک مجھے بتائیں آپ ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ گڈ کون تھا اور بیڈ کون ہے؟ آج تک تو یہ مہمہ تو یہ گتھی تو ہم سلجھا نہیں سکے. اب ہم نے جو ہے کرپشن کے خلاف جنگ ہونی چاہیے, لیکن جنرل صاحب نے بالکل ہونی چاہیے, انڈیپینڈنٹ آپریشن ہو رہا ہے, کسی ایک پارٹی کے خلاف نہیں ہو رہا آپریشن. یہ گورنمنٹ کا سٹانس ہے, چودھری نثار صاحب کا بھی یہ کہنا ہے. لیکن دیکھیں یہ اس قسم کی باتیں آ کے پہلے کہ ویڈیو ہے اور 6 گھنٹے کی ہے اور پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کی ہے, اور میرے خیال میں گھنٹوں کا ایسا, میرے خیال میں ڈاکٹر عاصم پتہ نہیں بولتے ہی رہے وہاں پہ, وہ چپ ہی نہیں ہوئے 1 سیکنڈ کے لیے بھی, جتنے گھنٹوں کی ویڈیوز کی بات کی جا رہی ہے. تو اتنا سٹیمنا, اتنا نان سٹاپ پتہ نہیں وہاں ان سے کیا کروایا گیا ہے. 90 دن تھے نا وہ, 90 دن میں اگر فرض کیجئے کہ مختلف اعترافات ہیں تو سب کی 6 گھنٹے. دیکھیں اس وقت آپ کو لگتا ہے ٹی وی دیکھ کر اور پروگرامز دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ صرف ڈاکٹر عاصم ہے. ڈاکٹر عاصم کو پکڑ لیا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں, مودی صاحب تشریف لائے, کھلے عام جو آپ جن کو سو کالڈ بین تنظیمیں کہتے ہیں, انہوں نے وہاں مظاہرے کیے ان کے خلاف. اس وقت کہاں تھا نیشنل ایکشن پلان؟ ابھی جو ہے آپ کے یہاں ہمسایوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, سب کو پتہ ہے کون ہے, وہ کہتے ہیں ان کے خلاف کوئی چارج ہی نہیں ہے.
तो पता नहीं ये किस तरफ जा रहा है। और डॉक्टर आसिम की जो वीडियो है वो सबको देखने का बहुत शौक है। जो फिल्म जो आपके सामने लगी हुई है, आपसे 2 फरलांग पे चल रही है, हर जुमे को आप सिग्नल्स बंद कर देते हैं टेलीफोनों के, क्योंकि खुतबा वहां पे हो रहा होता है, उसकी वजह से आप चाहते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये कबूतर की तरह खतरे को देखे आंखें बंद कर लेना और प्रिटेंड करना कि सब कुछ ठीक है, ये मैंने नहीं वक्फा लेना है। लेकिन जनरल साहब, ये सारे सवाल जो है ना बार बार हुकूमत की तरफ आएंगे। नेशनल एक्शन प्लान अगर है तो पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, सिर्फ कराची क्यों है, डॉक्टर आसिम क्यों है, पीपल्स पार्टी क्यों है, लाहौर क्यों नहीं है, इस्लामाबाद क्यों नहीं है, पेशावर और कोयटा क्यों नहीं है, ये सारे सवाल हैं, ज़ाहिर है हुकूमत को जवाब देने पड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जनरल साहब, ये सारे सवालों के जवाब कौन देगा कि नेशनल एक्शन प्लान है तो ये सिर्फ कराची में क्यों है, लाहौर में क्यों नहीं है, इस्लामाबाद में क्यों नहीं है, बाकी जगहों पे जो मुलजम या मुजरम तनतनाते फिर रहे हैं उनकी तरफ क्यों नहीं हाथ जा रहा? मैं एक एक करके आपके सवालों का बहुत तेजी से जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहले तो बैरिस्टर साहब ने कहा कि हमारे इतने बंदे पकड़े गए और कोर्ट्स रिलीज करते गए। उनको ये भी बताना चाहता हूं कि 8000 केसेस थे एक पार्टी से मुतालिक, एक भी एविडेंस उनके खिलाफ नहीं आया। उसके बाद भी एविडेंस आना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तालिबान के मैं छोड़ दे, तालिबान के खिलाफ बेशुमार केसेस थे। अभी भी इंटरनेट सेंटर्स में 1000-2000 के करीब आदमी बंद है, कोई बंदा तैयार नहीं है उनके खिलाफ आने के लिए। बलूचिस्तान के वो जो है अपने नेशनलिस्ट हैं और सेपरेटिस्ट हैं, उनके खिलाफ भी कोई अदालतों में आने के लिए तैयार नहीं है। शिया सुन्नी फसाद मामले में जो लोग दायमा हो गए हैं, सेक्टेरियन हिसाब किताब में कोई बंदा तैयार नहीं है एविडेंस देने के लिए। और यही वजह थी जिसकी बुनियाद आइन में अमेंडमेंट करके फौजी अदालत के लिए आई लीव इट देयर। ठीक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। रह गई बात के ये परेशानी किस बात की? परेशानी इस बात पे नहीं है कि डॉक्टर आसिम ने क्या कहा और क्या हुआ, और आसिम इज नॉट अ सब्जेक्ट नाउ टू बी डेल्ट विद एनी फर्दर। उसके बारे में किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं है। बात यह है किस बात के ऊपर वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं अरेस्ट करने से पहले हमें मालूम किया जाए, और डर यह है कि अरेस्ट होंगे और किसके होंगे, उधर ये डर है। मकसद वो ये डर रहे हैं, जो पार्टी ये डर रही है कि शायद इनके अलावा भी किसी को अरेस्ट कर ले, और जिसकी तरफ इशारे शायद इस इंटरोगेशन के दौरान में गए हों या उसके बाद किसी और। एक नॉन फैक्ट सर, आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार करना चाहते हैं, और उन्होंने डॉक्टर आसिम साहब ने अपनी जो एतराफी बयान था उसमें उनका आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लिया। मैं कह रहा हूं हमें उसकी तफसीलात पता नहीं है, अभी तक चीजें सामने नहीं आई है। यही क्रिटिसिज्म हुआ कि जी तफसीलात क्यों पहले बताई जा रही है जबकि पीपल आर नॉट। लेकिन सर ये मसला सवाल है कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब दहशतगर्द हैं या वो टेरर फाइनेंसर हैं या वो टेररिस्टों की मदद करते हैं? आसिफ अली जरदारी साहब को तो मैं एक बड़े पार्टी के लीडर हैं, बहुत बड़ा उनकी पार्टी की यहाँ पर नुमाइंदगी है, पार्लियामेंट में है, कौमी असेंबली में, सेनेट में है, वहां पर एक सूबे में उनकी हुकूमत है। कौन उसको इस तरह के बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबूत के किनको गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या पता कौन हो, कोई हो सकते हैं। डॉक्टर आसिम अगर प्रॉब्लम बन सकता है तो कोई और भी इस किस्म का प्रॉब्लम बन सकता है। तो सब नाम देना जिनके प्रॉब्लम है, उनके बारे में एडवांस में चीजें नहीं बताई जा सकती हैं। अगर किसी के बारे में कोई सबूत या कोई इशारा है, हम गिरफ्तारी से नहीं डरते। देखिए हमारे 2 सिटिंग वजीर आजम अदालतों के में जाते रहे, अभी भी पेश हो रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। जरदारी साहब खुद अदालतों के अंदर पेश हुए अरेस्ट करने से या अदालतों पे, लेकिन जो इमिग्रेशन लगाया जा रहा है, जो बात की जा रही है कि हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टेररिज्म से ताल्लुक है, एतराज सब वहां पे है। As simple as that। हमें गिरफ्तारी करने से या इन्वेस्टिगेशन करने से, सबका ख्याल यह है कि 27 दिसंबर को उनको आना चाहिए था। बीबी की ठीक नहीं थी, अगर वो मुल्क से बाहर भी रह सकते हैं, क्योंकि अभी भागदौड़ पार्टी की जो है एक्टिवली हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब ने संभाल ली है, इसलिए वो अपनी तबीयत की वजह से नहीं आ सके। आ जाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है, आने और जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मसला ये है, जो जिस तरफ हमारा इशारा है और जिसकी तरफ हम एहतजाज कर रहे हैं वो ये है, देखिए अदालतें जाने से, गिरफ्तार होने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कम अज कम ना लीडर डरते हैं, ना कारकुन डरते हैं। बीबी की बरसी पे बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा था कि अगर मामला ठीक ना हुए तो दमादम मस्क कलंदर हो जाएगा। कल मामला ठीक करने का दिन आ गया, अगर दुरुस्त नहीं होते तो क्या आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लड़ेंगे, वफाक से लड़ाई शुरू हो जाएगी? आपकी क्या लड़ाई की बात नहीं है, लेकिन जो हमारे कानूनी आईनी हक है वो उसके लिए बड़े फोरम्स होते हैं, और दमादम मस्क कलंदर बहुत जगहों पे हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो सड़कों पे किया जाए। एंड से एंड भी बजाएंगे। ये फरमाइए
فرمائیے گا یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ صرف کراچی فوکس ہے اور اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کراچی کے حالات بہت خراب تھے، وہاں پہ زیادہ بڑے آپریشن کی ضرورت تھی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کراچی ہی امپورٹنٹ ہے، یہ دوسرے علاقوں میں دوسرے شہروں میں بھی آپریشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہی تو ہمارا بنیادی اعتراض ہے کہ جب آپ اختیارات کا امتیازی استعمال کریں گے تو یقینی طور پر یہ اعتراضات لوگ کریں گے. میں کراچی کی بات کرتا ہوں. کراچی میں جنرل صاحب نے دو باتیں کی، انہوں نے دو چیزوں کو تھوڑا مکس کیا. انہوں نے کرمنلٹی کو، کرمنل ایلیمنٹ کو، ٹیررزم کو مکس کر دیا، حالانکہ ان کو دو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنا چاہیے. سر نیشنل ایکشن پلان کے بعد تو ایک کراچی میں مل کے بنایا. کراچی میں لوگوں کو 90 یا کچھ اور علاقے تو بڑے آرام سے نظر آتے ہیں، آ کے چھاپے ڈال کے لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ٹیررزم کو ختم کیا جا رہا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں سوراب گوٹ، وہ جو باقی علاقے ہیں جہاں باقاعدہ طالبان کی عدالتیں ہیں اور حکومتی ادارے کہتے ہیں کہ وہاں طالبان کے ادارے ہیں، مجھے بتائیں کتنے آپریشن وہاں ہوا ہے؟ کم و بیش 400 کے قریب لوگ وہاں پر مارے گئے ہیں. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جس کو کہا جاتا ہے قانون کی زبان میں. قانون کی زبان ابھی تو تحقیقات نہیں ہوئی نا. نہیں جنرل صاحب تحقیق نہیں ہوا نا. ابھی تو ایک لاش ملتی ہے، کہا جاتا ہے جی پولیس مقابلہ ہو گیا، ٹی وی پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی 4 دہشت گرد مارے گئے. کیا پتہ کہاں سے پکڑے گئے، کیسے گرفتار ہوئے، اس لیے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. میں یہ بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یس کیا یہ مردان میں جو آج ہوا تو یہ کس نے کیا؟ یہ بھی ہم نے کیا، وہاں کراچی سے آئے تھے یا یہاں کے اپنے انڈیجنس لوگ تھے؟ دوسری بات، اور انہوں نے ایگری کر دیا، جماعت الاحرار نے کہہ دیا کہ ہم نے کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں یہاں اسلام آباد میں یہ 2 مدرسے ہیں، یہ جو ابھی بی بی بتا رہی تھی کہ جیمر آن ہو جاتے ہیں اور ہمارے ٹیلی فون سارے جیم ہو جاتے ہیں اور جمعے کے دن ہم اس علاقے میں موو نہیں کر سکتے کیونکہ فون کام نہیں کرتے. مجھے آپ یہ بتائیں کیا پرابلم ہے ان لوگوں کو اندر کرنے کی کہ جنہوں نے داعش کے بینر لگا کر باقاعدہ البغدادی کو خلیفہ تسلیم کر کے ساری دنیا کو اکسا رہے ہیں کہ آئیں آپ ان کے بینر تلے کھڑے ہو. لیکن بیریسٹر صاحب کو جرم نہیں کیا انہوں نے، ریاست اس وقت گرفتار کر دی کہ جب کوئی جرم کرے. انہوں نے اون نہیں کیا یہ بات. انہوں نے کہا میڈیا پہ آ کے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بات نہیں کی، ان کو فالو کریں، آئی ایس کے یہاں پر جھنڈے کھڑے کیے جائیں، ان کے لوگ ریکروٹ کیے جائیں. میں نے خود اس کو سنا. ان کی بیگم صاحبہ نے کہا، انہوں نے خود کہا. لیکن چلیں اگر وہ بے گناہ ہے تو اچھی بات ہے. ہم نے تو بطور اس ملک کے ایک شہری کے ہم سب کا حق بن رہا ہے کہ ہم ان کے خلاف جا کے ایف آئی آر درج کریں. قانونی طور پر اس بات کی میرے خیال میں لڑکے آئے تھے ان کی آج تک میں بات کروں جنرل صاحب میں اعتراض تو ویسے جنرل صاحب کی بات دوسرے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو کورٹ چلے جائیں. مجھے ایک بات بتائیں بالکل ٹھیک ہے کہ کسی نے ایف آئی آر درج کرنے کی زحمت نہیں کی، لیکن حکومت بذات خود قانون کے تحت مجاز ہے کہ وہ جو اگر دیکھے کہ اس طرح کا کوئی حرکت ہوئی تو حکومت خود پارٹی بنے. خرم صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا کراچی میں سیراب گوٹھ میں بھی ہونا چاہیے؟ وہاں پہ واقعی ٹیررسٹ ہیں اور وہاں پہ چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مورچے بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بھی رینجرز کو جانا چاہیے اور رینجرز نہیں جا رہے. دیکھیں جاوید صاحب بالکل حقیقت ہے، اس میں ایسی بہت سی جگہیں جہاں پہ رینجرز کے آپریشن نہیں ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہر جگہ ہونا چاہیے، کے پی کے میں بھی ہونا چاہیے. لیکن جاوید صاحب مسئلہ یہ ہے کہ کون نہیں جانتا کہ کراچی کی کون سی سیاسی جماعت کے پاس ٹارگٹ کلرز نہیں ہے. کب سے الزام لگتے رہے ہیں ان کے اوپر. کون سی ایسی جماعتیں جن کے بارے میں قوم نہیں جانتی کہ ملک میں کرپشن کرتے رہے ہیں. لیکن افسوس سب سے زیادہ جاوید صاحب یہ ہے کہ ان پارٹیوں کے جو لیڈرز ہیں ان لوگوں کو بچاتی ہیں. جب وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، جب وہ اریسٹ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگے وکیل لے کے. ان کو ہٹاتے نہیں اپنے گرد، ان کو اور پروموٹ کیا جاتا ہے، ان کو حوصلہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو تم پکڑے جاؤ گے تو ہم تمہیں بتائیں گے، ہم تمہیں بچائیں گے. کرپشن کے کیسز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کروڑوں روپے خرچ کیا جاتا ہے، ان کو بچا لیا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سسٹم ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک کہا جنرل صاحب نے کہ گواہ سامنے نہیں آتے ہیں، بے شمار مسائل ہیں. انہی وجوہات کے بنا پہ کراچی کے اندر 6 سال کے اندر ایسے نہیں 11,000 لوگ مر گئے ہیں. کچھ تھا، کیوں ایسا ہوا؟ کتنے ایسے بیانات سامنے ہیں کہ شیعوں کو مارا گیا، سنیوں کو مارا گیا، سیاسی جماعتوں میں ایک دوسروں کو سامنے مارا گیا. کیا کہیں سے کوئی فرشتے آ رہے تھے، کوئی جن بھوت تھے؟ کون آ کے مر رہا تھا؟ 11,000 لوگ کراچی کے اندر مر گئے. کہاں سے مر گئے؟ کچھ تو ہے، کہیں تو غلط ہے. کبھی آپ نے سنا کہ تحریک انصاف پہ الزام لگا کہ ہمارے پاس دہشت گرد لوگ ہیں؟ تو یہ چیزیں ہیں، ان کو سامنا. اور وفاقی حکومت کل مل کے درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں گے اور کل رینجرز کا ایشو کل شام تک یقیناً ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.